आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं राजस्थान सरकार के बड़े फैसले के साथ। शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे, ये फैसला ले लिया गया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च यानी कि कल रात्रि से 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। राज्य के 8 शहरों में रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये कौन कौन से शहर है, ये हम आपको बता रहे हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ ये वो शहर जहां नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है या फिर रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था होती है। आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन और लोडिंग और अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त हो। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया। अब 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य होगी। यानी कि 25 मार्च के बाद राजस्थान के अलावा किसी भी शहर, किसी भी प्रदेश से अगर कोई राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसके लिए कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य होगा। 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट करवाई और वो नेगेटिव, उसको दिखाकर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 3 दिन पहले की रिपोर्ट, यानी कि 72 घंटे पुरानी अगर रिपोर्ट है और उसमें आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है तो ही आप राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान के अंदर केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश इन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना, कोरोना की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था। लेकिन अब राजस्थान में देश के किसी भी हिस्से से अगर कोई आएगा तो उसको रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। यानी कि सभी राज्यों से इसे अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच की जाएगी, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और अगर कोई एयरपोर्ट के जरिए आ रहा है, यानी कि फ्लाइट के जरिए आ रहा है, बस के जरिए आ रहा है या फिर रेल के जरिए आ रहा है, उसको भी अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। और मुमकिन है शायद ऐसी व्यवस्था ही कर दी जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से और रेलवे की तरफ से कि जब तक आप अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट वहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रैवल की यानी कि यात्रा की अनुमति ना दी जाए। मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राजस्थान में आएंगे, क्योंकि मुमकिन है कि बहुत से लोग ऐसे हों जो बिना रिपोर्ट यानी कि बिना रिकॉर्ड कराए वो राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाए, तो फिर सवाल यह कि उनका क्या हो। उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना हो। यानी कि अगर वो बिना जांच करवाए राजस्थान आते हैं तो 15 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन रहना है। सभी कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था एक बार फिर से शुरू कर देंगे। कार्यालयों में कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाएगा। यानी कि मुमकिन है एक बार फिर से 50% के आसपास स्टाफ आपको सरकारी दफ्तरों में और निजी दफ्तरों के अंदर नजर आए, जो एक सप्ताह या 15 दिन के रोटेशन में काम करते हुए दिखाई दे, जैसा कि बीते मार्च के बाद किया गया। इस संबंध में कार्यालय अध्यक्ष निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं, लेकिन हाँ वो अधिकृत होंगे। अगर वो आधे स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं तो फिर 2 शिफ्ट में काम किया जा सकता है। मिनी कंटेनमेंट जोन भी लागू एक बार फिर से किया जा सकता है। इसको समझने की जरूरत है कि दरअसल मिनी कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या है। दरअसल अब अगर किसी भी इलाके के अंदर 5 से ज्यादा पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। ये एक तरीके से मिनी कंटेनमेंट जोन होगा, पूरे इलाके को नहीं। जहां 5 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे, सिर्फ उस इलाके को, उस बिल्डिंग को, उस अपार्टमेंट को, उस सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना करवाई जाएगी ताकि कोई उस जोन से बाहर ना निकल पाए। वहीं प्राथमिक स्कूलों को लेकर भी राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। ऐसा माना जा रहा था कि शायद स्कूलों को खोल दिया जाएगा क्योंकि कोरोना कंट्रोल होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब एक बार फिर से एक दिन में 450 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और ऐसे में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। ऊपर की कक्षाओं एवं कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित हो सकती हैं। मसलन आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इसके अलावा कक्षा में 50% से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे, यानी कि स्ट्रेंथ को आधा कर देना है। विवाह समारोह को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। विवाह समारोह में 200 या अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही एक बार फिर से अनुमति दी गई है। बीच में रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है। विवाह की सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल के जरिए भी दी जा सकती है। इस दौरान अगर प्रशासन मांगेगा तो विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करवानी होगी। हॉल क्षमता की 50% क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति की गई है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रम, इनको लेकर भी गाइडलाइन है। सार्वजनिक कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों की सीलिंग रहेगी। धार्मिक स्थलों पर होने वाले उत्सवों, त्योहारों, मेलों आदि में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करवाएं। आमजन भी परिवार सहित स्वयं के घर में बैठकर दर्शन करें। जिस भी आराध्य देव के वो दर्शन करना चाहते हैं, जिस भी मंदिर के वो दर्शन करना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था हो कि मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन घर बैठे हो जाए। परिवार सहित त्योहार घर पर ही मनाएं और कोविड प्रोटोकॉल की पालना निरंतर करते रहें, क्योंकि वैक्सीनेशन जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी सुरक्षा ही बचाव है। और अब बात करते हैं कि ऐसे फंड की जिसके बाद एसीबी और ज्यादा मजबूत होगी। दरअसल एसीबी को मिलेगा रिवॉल्विंग फंड। भ्रष्ट अफसरों को रंगे हाथ पकड़वाने के लिए एसीबी रुपए देगी। रिवॉल्विंग फंड के तहत एसीबी के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा करवाएगी सरकार। यानी ट्रैप करवाने के लिए परिवादी को खुद के रुपए तो देने होंगे, लेकिन जैसे ही एसीबी चालान पेश कर देगी, उसके बाद इस रिवॉल्विंग फंड से परिवादी को उसकी राशि लौटा दी जाएगी। इसके दूसरे पहलू को समझने की दरअसल जरूरत है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दरअसल कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो ट्रैप करवाने के लिए रुपए देने की स्थिति में नहीं होते हैं। उन्हें एसीबी डीजी और एडीजी की सिफारिश पर ट्रैप करवाने के लिए इसी फंड से रुपए दे दिए जाएंगे ताकि वो घूसखोर को पकड़वा सके। बाकायदा एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 और दूसरा नंबर 9413502834 पर कई परिवादियों ने यह बताया कि उनके पास ट्रैप करवाने के लिए राशि नहीं है। एसीबी डीजी पीएल सोनी ने कहा, रिवॉल्विंग फंड से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, क्योंकि जिनके पास राशि नहीं और जिनसे घूस अधिकारी मांग रहे हैं, अब वो इस रिवॉल्विंग फंड से घूस की राशि को लेंगे और फिर भ्रष्टाचारी को देंगे और उस दौरान एसीबी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देगी। और अब बात करते हैं तेलंगाना की, क्योंकि तेलंगाना में सत्ता हस्तांतरण का खेल अब हो सकता है शुरू हो जाए। चंद्रशेखर राव अपने बेटे केटी रामाराव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं। फिलहाल पिता की सरकार में मंत्री हैं केटी रामाराव, लेकिन केटीआर का रुतबा मुख्यमंत्री से ज्यादा है तेलंगाना में। आपको याद होगा कि 24 जुलाई को 45वें जन्मदिन पर केटीआर को यह बड़ा तोहफा मिल सकता है। माना जा रहा है कि तोहफे के रूप में पिता से मुख्यमंत्री की कुर्सी ही उनको मिल जाए। इसके पीछे वास्तु दोष एक बड़ा कारण कि अभी तक उनको कुर्सी नहीं मिली। दरअसल पुराने सचिवालय में वास्तु दोष के कारण बेटे को सीएम अभी तक नहीं बना पा रहे। ऐसे में जुलाई तक नए सचिवालय भवन का भी निर्माण हो जाएगा और वास्तु दोष मुमकिन है कि मान ले चंद्रशेखर की खत्म हो गया और बेटे को सीएम की कुर्सी थमा दी। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की रण की। राजस्थान और एमपी बीजेपी नेता अहम भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थानी नेताओं ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभाल रखा है। राज्य के 50 नेताओं के जिम्मे प्रचार की जिम्मेदारी। बंगाल में राजस्थानी, मारवाड़ियों और हिंदी भाषी लोगों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में पार्टी ने राजस्थान के नेता
पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं। इनमें नाम है चंद्रशेखर का, नाम गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, भजनलाल शर्मा, इनके पास जिम्मेदारी। और इसके अलावा भी काफी नाम है। संगठन में बगैर दायित्व वाले लोग भी बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी राजस्थान से 2 स्टार प्रचारक उतारे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारा गया। कुछ विधायकों और नेताओं ने भी ड्यूटी संभाल रखी, यानी कि राजस्थान के नेताओं की धमक पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सुनाई देगी और वहां किस तरीके के परिणाम आएंगे वो राजस्थान के नेताओं की पावर को या तो कम करेगा या बढ़ा देगा। माइक विवाद के बीच बीजेपी के 2 सदस्यों की सीटें बदल दी गई हैं। बात करें विधानसभा की, जोगेश्वर गर्ग को गुलाबचंद कटारिया के ठीक पीछे वाली सीट दे दी गई है। विपक्ष के मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग। वहीं पुष्पेंद्र सिंह को दिवंगत किरण माहेश्वरी वाली तीसरी लाइन में सीट दी गई। इन दोनों सीटों पर है माइक की व्यवस्था। 45 विधायकों को सोफे लगाकर अलग से बैठने की व्यवस्था की गई थी। कांग्रेस के 24 विधायक बिना माइक वाली सीटों पर बैठे हैं। इनमें 2 मंत्री टीकाराम जूली और भजनलाल जाटव भी शामिल है। हालांकि माइक को लेकर विवाद विधानसभा के अंदर गूंजा, लेकिन अब 2 नाम ऐसे हैं जिनकी सीटों को बदल दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटों पर चुनाव है और इनमें से 282 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 2019 के बाद बीजेपी में शामिल हुए 40 नेताओं को टिकट मिले हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल 34 नेता ऐसे हैं जिनको टिकट मिल गया। कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक्स, गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, इन पार्टियों से बीजेपी में आने वाले एक नेता को टिकट मिला है। माकपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 6 नेताओं को टिकट मिला है। इससे बीजेपी में भीतरी बनाम बाहरी का संघर्ष शुरू हो चुका है। और आपको याद होगा कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली तक ये गूंज सुनाई दी कि जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ उससे बीजेपी के ही लोकल नेता और कार्यकर्ता खुश नहीं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में माकपा की रणनीति। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स में सीताराम येचुरी का इंटरव्यू छपा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने का लक्ष्य रखा गया है। केरल में परंपरा तोड़कर फिर से सरकार बनाने की तैयारी है। असम में लंबे समय के बाद विधानसभा में वापसी होगी। तमिलनाडु में निश्चित तौर पर विधानसभा में हाजिरी मिलेगी। तमिलनाडु में द्रमुक के साथ माकपा का गठबंधन है। द्रमुक के साथ मिलकर सेकुलर सरकार बनाने का लक्ष्य है। माकपा के महासचिव हैं सीताराम येचुरी। और इस तरीके से 4 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर माकपा की रणनीति साफ। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां परमवीर के लैटर बम से अगाड़ी सरकार हिलने लगी है। महाराष्ट्र में 16 महीने पहले उद्धव सरकार ने सरकार बनाई थी। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी सरकार बनी। इसके बाद से एक के बाद एक चुनौतियां सामने आई। अब गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप। उद्धव ठाकरे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना और राकांपा की रिश्तों में दरार भी पैदा हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्री पर परमवीर ने आरोप लगाया कि हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूलने का उन्होंने टारगेट दिया था। एक सवाल हर किसी के जहन में कि राहुल गांधी आखिर ऐसा क्या है कि वो पश्चिम बंगाल नहीं जा रहे, जबकि हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा पश्चिम बंगाल में ही चल रहा है। वो असम में तो खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जा रहे? तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी वो रैलियां और सभाएं कर चुके हैं। वैसे राहुल की पहल पर ही बंगाल में सीपीएम के साथ तालमेल हुआ। केरल में लेफ्ट मोर्चा माना जा रहा है इसका बड़ा कारण, क्योंकि केरल में लेफ्ट मोर्चा के खिलाफ राहुल गांधी कर रहे चुनावी प्रचार। ऐसे में बंगाल में राहुल चुनाव प्रचार करते हैं तो इसका असर केरल पर पड़ेगा। और कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी तरह से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में फायदा। एक सवाल जो वैसे तो दशकों से उठा रहा है, लेकिन वो सवाल अभी भी गूंज रहा है। सवाल यह है कि क्या केंद्रीय एजेंसियां चुनावी टूल बन रही हैं? आमतौर पर चुनावी घोषणा के बाद छापे व जांच होती स्थगित, केंद्र और राज्य एजेंसियां अपना काम कर देती स्थगित। ज्यादा जरूरत पड़ने पर एजेंसियां चुनाव आयोग के निर्देश पर ही काम करती हैं।
लेकिन पिछले कुछ सालों से सब कुछ हो रहा इससे उलट। जहां भी चुनाव होते वहां इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए, सीबीआई आदि की गतिविधियां बढ़ जाती। और जैसे वर्तमान में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में इस तरीके की कार्रवाइयां आपको चलती भी नजर आई। और आपको याद होगा इन तीनों ही जगह पर चुनाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं से नहीं करवाएगी चुनाव प्रचार? कांग्रेस आलाकमान ऐसे नेताओं की अभी नहीं कर रही परवाह। जितिन प्रसाद, शशि थरूर, अखिलेश प्रसाद सिंह आदि जरूर इसमें अपवाद है। हालांकि इन लोगों ने तुरंत ही आलाकमान के समक्ष पेश कर दी थी अपनी सफाई, लेकिन इनके अलावा पार्टी ने किसी और नेता को प्रचार के लिए नहीं भेजा। दशकों तक कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा रहे आजाद को भी स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। वैसे ये नेता कांग्रेस की जीत के लिए प्रचार में जाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और कांग्रेस आलाकमान ने इन नेताओं को आगे के बदलाव के भी संकेत दे दिए, लेकिन अभी तक इनमें से किसी को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। लेकिन एक सवाल है जो बीजेपी पर लगातार खड़े हो रहे हैं और सवाल यह है कि बीजेपी किस आधार पर तय करती है टिकट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के टिकट बंटवारे पर घमासान लगातार जारी है। टिकट दावेदार नेता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का घेराव कर रहे हैं। बीजेपी ने कोलकाता की चौरंगी सीट पर दिए टिकट से तो सबको हैरान कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज दिवंगत नेता सोमेन मित्रा की पत्नी को टिकट दे दिया। शिखा मित्रा खुद हैरान है कि बीजेपी ने किस आधार पर उन्हें टिकट दे दिया। बीजेपी के टिकट बंटवारे में हुई चूक ने पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया और बंगाल में इससे हो सकता है नुकसान हो जाए। चुनाव प्रचार के बनाए माहौल के अलावा जमीनी स्तर पर कोई तैयारी शायद नहीं की। भारत को लेकर जो बाइडेन की परेशानी, भारत को लेकर बाइडेन को करना होगा दो टूक फैसला। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और सीनेट के वरिष्ठ सदस्यों ने बढ़ाई टेंशन। भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भारत सरकार से बात करने का दबाव बनाया। दरअसल कुछ एजेंसियों ने भारत के वर्तमान हालात पर सर्वे किया। प्रेस की आजादी, मानवाधिकार, स्वतंत्रता, लोकतंत्र की रेटिंग में भारत का स्थान नीचे किया गया। हालांकि भारत में भले ही इन एजेंसियों की रेटिंग को खारिज किया जा रहा हो, लेकिन अमेरिका और सभ्य समाज में इनकी रेटिंग का बड़ा महत्व होता है। सीनेट के 2 सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्यों ने भारत के हालात को लेकर चिंता जाहिर की। किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन और पत्रकारों के साथ बर्ताव का मुद्दा उठाने का दबाव बनाया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाने की बात कही। अजय माकन के दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि पैनल लेकर जयपुर से दिल्ली लौटेंगे अजय माकन। कल दिल्ली से जयपुर आ रहे अजय माकन 3 उपचुनाव की रणनीति के मद्देनजर यह दौरा है। उपचुनाव के दावेदारों के नामों पर चर्चा करेंगे। संभवतः तीनों सीटों के नामों का पैनल लेकर दिल्ली लौटेंगे माकन। सवाल यह है कि यह क्या हो रहा स्वायत्त शासन विभाग की NULM योजना में। नरेंद्र परिहार जिला मिशन मैनेजर का स्थानांतरण किया अजमेर से जालोर, जबकि नगर परिषद जालोर में स्वीकृत हैं 2 ही जिला मिशन मैनेजर के पद और जालोर के दोनों पद पहले से भरे हुए हैं। हितेंद्र और ओबेदुल्ला जिला मिशन प्रबंधन पद पर पहले से कार्यरत हैं। अब तीसरे मिशन मैनेजर को भेजने के BSA कंपनी को जबरन आदेश दिए गए। इस प्रकार नियमों को यकीनन दरकिनार कर दिया गया। अनुबंधित फर्म BSA को बना रखा हाथों की कठपुतली। अजमेर से MIS पद को रिक्त कर MIS मिशन मैनेजर नरेंद्र परिहार का जालोर तबादला किया गया, जबकि MIS का कोई पद स्वीकृत नहीं है जालोर के। और अब बात करते हैं असम के। असम में छोटे दल कर सकते हैं बड़ा धमाका। बंगाल के बाद असम विधानसभा चुनाव भी अहम है। असम में 3 गठबंधन दिख रहे सीधे मुकाबले के अंदर। छोटे दल भी असम में चुनाव परिणाम पर बड़ा असर डाल सकते हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन का सीधा मुकाबला कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन से है। एक तीसरा मोर्चा स्थानीय पार्टियों जिसमें AJP और RD का गठबंधन है। दोनों पार्टियां CAA विरोधी आंदोलन की देन। और अब बात करते हैं बंगाल में होर्डिंग्स पॉलिटिक्स की। दरअसल TMC ने कोलकाता समेत सूबे के कई हिस्सों में सभी साइटों का एकाधिकार किया है। ऐसे में बीजेपी को होर्डिंग्स लगाने के लिए करना पड़ रहा
कड़ी लड़ाई का सामना। बीजेपी ने टीएमसी पर विज्ञापन एजेंसियों पर दबाव का आरोप लगाया। बीजेपी ने अपने होर्डिंग्स लगाने के लिए किसी भी प्रीमियम स्पॉट का प्रबंधन नहीं किया, जबकि प्रीमियम स्पॉट पर ममता और टीएमसी के पोस्टर बैनर की होड़ लगी पड़ी। दुनिया भर का एक बड़ा रिकॉर्ड आरएसएस के नाम है। 12,47,21,000 परिवारों तक पहुंचा आरएसएस। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत ये संपर्क किया गया। 5,45,737 समर्पित स्थानों तक पहुंचा आरएसएस। 20 लाख कार्यकर्ताओं ने निभाई बड़ी जिम्मेदारी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने इसकी जानकारी दी। मनमोहन वैद्य ने कहा कि स्वयंसेवकों का उद्देश्य निधि एकत्रित करना नहीं था, देश के अधिकाधिक गांवों और परिवारों तक पहुंचना एक बड़ा लक्ष्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।